नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी ये चर्चा किसी कागज पर छपे साधारण नक्शे के बारे में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब आज हम भारत की धड़कती हुई नीली और हरी नसों की बात कर रहे हैं, जिसे हम भूगोल की भाषा में भारत का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये विषय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है ना। ये हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था और पूरी इकोलॉजी की एक तरह से जीवन रेखा है। सही कहा। और आज हमारा मिशन भी यही है। मतलब हम ये समझेंगे कि भारत का ये जो विशाल जल तंत्र है, ये काम कैसे करता है। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों के स्वभाव में बुनियादी फर्क क्या है, और सबसे जरूरी बात, आधुनिक विकास की वजह से इन पर क्या संकट आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इतनी सारी सूचनाओं में से जो सबसे रोचक तथ्य हैं उन्हें बाहर निकालें। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी जगह से करते हैं, अंबाला शहर। अच्छा, अंबाला। हाँ, अंबाला शहर की जमीन में एक बहुत ही मामूली सा उभार है। मतलब कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, कोई चट्टानी दीवार नहीं है, बस जमीन की सतह में एक हल्की सी ढलान है जो शायद नंगी आंखों से तुरंत दिखाई भी न दे। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। ये मामूली सा उभार अरबों लीटर पानी की नियति तय कर देता है। यहाँ गिरने वाली बारिश की एक बूंद या तो पश्चिम की ओर बहकर सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है और फिर अरब सागर में जाके मिलती है। हाँ, या फिर वही बूंद पूरब की ओर मुड़कर गंगा के विशाल तंत्र में शामिल हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना सफर खत्म करती है। पानी के इस बंटवारे को हम जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। अगर मैं इसे किसी एनालॉजी से समझूं तो ये किसी घर की ढलान वाली छत की तरह है ना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये जो जल विभाजक का विज्ञान है, वो एकदम ढलान वाली छत की तरह ही काम करता है। छत के बीच का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जिसे हम रिज कहते हैं, वो पानी को दो विपरीत दिशाओं में धकेल देता है। हाँ, और भारत के नक्शे पर भी ऐसी कई प्राकृतिक छतें हैं। हाँ, और जब ये छतें पानी को नीचे की ओर धकेलती हैं, तो वह पानी एक अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन बनाता है। मतलब एक तरह का कटोरा। एकदम सही। आसान भाषा में यह एक ऐसा विशाल कटोरा है जहां से एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां अपना पानी इकट्ठा करती हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेज़न नदी की द्रोणी दुनिया का सबसे बड़ा कटोरा है। वाह! लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी की द्रोणी वो विशाल नेटवर्क है जो देश के एक बहुत बड़े भूभाग को जीवन देता है। अच्छा, इस भौगोलिक वास्तुकला के बुनियादी नियम को समझने के बाद एक चीज जो बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि इस वास्तुकला ने भारत की नदियों को किसी एक ही सांचे में नहीं ढाला है। बिल्कुल नहीं। मतलब भारत की नदियां मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग-अलग शैलियों में बटी हुई हैं। एक तरफ हिमालय की नदियां हैं और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदियां हैं। अगर मैं इसे थोड़े मजेदार तरीके से कहूं तो हिमालय की नदियां मुझे किसी अमीर खानदान के बच्चे जैसी लगती हैं। हाँ, अच्छा, वो कैसे? मतलब उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फंड होता है। बारिश का पैसा तो उन्हें मिलता ही है, लेकिन साथ ही उनके पास ग्लेशियरों के पिघलने का एक पक्का, कभी न खत्म होने वाला बैंक बैलेंस भी है। हाँ, जो उन्हें 12 महीने बहने की आजादी देता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनकी तुलना हम किसी फ्रीलांसर से कर सकते हैं, जो पूरी तरह से मॉनसून पर यानी अपनी सीजनल इनकम पर निर्भर है। बहुत ही सटीक तुलना है। और देखिए, पानी के इस अलग अलग स्रोत का असर सिर्फ पानी की मात्रा पर नहीं पड़ता है, बल्कि ये नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं इस पर भी पड़ता है। मतलब उनके आकार पर। हाँ, जैसे हिमालय नदियां 12 मासी होती हैं। वे हजारों मीटर की ऊंचाई से भारी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे गिरती हैं। क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से आ रही हैं। बिल्कुल। इस भयानक स्पीड के कारण वे पहाड़ों को लंबवत रूप से यानी वर्टिकली काटती हैं, जिससे सैकड़ों मीटर गहरे गॉर्ज या खाइयां बनती हैं। ये उनका युवा रूप है, जहां वे बहुत आक्रामक होती हैं। लेकिन जब यही आक्रामक नदियां समतल मैदानों में उतरती हैं तो उनका बर्ताव एकदम बदल जाता है ना। एकदम बदल जाता है।
मतलब पहाड़ों से उतरते हुए वे अपने साथ अथाह मात्रा में गाद, पत्थर और मिट्टी यानी सिल्ट लेकर आती हैं। जैसे ही जमीन समतल होती है, नदी की स्पीड कम हो जाती है। और वो इस भारी मलबे को धकेलने में संघर्ष करने लगती है। हाँ, और इसी वजह से हिमालयी नदियाँ मैदानों में सीधे बहने के बजाय विसर्प बनाती हैं, मतलब मिएंडर्स बनाती हैं, किसी सांप की तरह टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर रेंगने लगती हैं। सही कहा। वहीं दूसरी ओर अगर हम फ्रीलांसर यानी प्रायद्वीपीय नदियों को देखें तो वो भूगर्भीय रूप से बहुत पुराने और परिपक्व हैं। उनकी ढलान बहुत कम है और बहाव सिर्फ बारिश के दौरान तेज होता है। तो वो गौज नहीं बनाती? नहीं, वे उथली और चौड़ी होती हैं। हिमालय की तरह पहाड़ों को गहराई तक नहीं काट पाती। ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो चूंकि हमने बारहमासी दिग्गज नदियों की बात छेड़ ही दी है, तो चलिए सबसे पहले उत्तर भारत का निर्माण करने वाले उन 3 विशाल नदी तंत्रों के सफर पर चलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल। मुझे ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता सबसे ज्यादा हैरान करता है। मतलब तिब्बत के पठार पर ये नदी सांगपो के नाम से बहुत ही शांत तरीके से बह रही होती है, लेकिन फिर अचानक 7,757 मीटर ऊंचे नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये किसी रेस कार की तरह जबरदस्त यू टर्न ले लेती है। हाँ, एकदम हेप एंड बेंड। बिल्कुल। और फिर ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के रूप में घुस जाती है। भूगोल किसी नदी को इतना तीखा मोड़ लेने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? देखो, ये हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर का सीधा नतीजा है। नामचा बरवा वो जगह है जहां हिमालय पर्वत श्रृंखला का पूर्वी सिरा अचानक से एक तीखा मोड़ लेता है। अच्छा? जमीन के इस भयानक उभार के कारण नदी के पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, इसलिए वो पहाड़ों को चीरते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है और एक बेहद गहरे गॉर्ज से होकर भारत में गिरती है। वाह! और एक बात, तिब्बत में तो ये शीत मरुस्थल से गुजरती है, इसलिए वहां इसमें पानी और सिल्ट कम होता है। लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल और असम में प्रवेश करती है, ये नदी तबाही का दूसरा नाम बन जाती है। बिल्कुल सही है। मतलब ये अपने साथ इतनी भारी मात्रा में सिल्ट लेकर आती है कि असम के समतल मैदानों में नदी का अपना तल ही इस गाद से भर जाता है। पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो कई गुम्फित धाराओं यानी ब्रेडेड स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। हाँ, और बीच में नदी द्वीप बन जाते हैं। और यही वजह है कि मानसून में असम और बांग्लादेश में भारी बाढ़ आती है। उत्तर भारत के इन विशाल नदियों में अगर हम पश्चिम की ओर चलें, तो सिंधु नदी का सफर भी बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर ये लद्दाख के गहरे गॉर्ड्स तक का सफर तय करती है, करीब 2,900 किलोमीटर लंबा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इसका भूगोल नहीं, बल्कि इसका बंटवारा है। आप सिंधु जल समझौता 1960 की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस समझौते के तहत भारत इस पूरे सिंधु तंत्र के केवल 20% पानी का ही उपयोग कर सकता है। सिर्फ 20%? हाँ, सिर्फ 20%। लेकिन यही वो पानी है जिसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे हिस्सों में हरित क्रांति की नींव रखी। क्या बात है! एक नदी का एक छोटा सा हिस्सा कैसे लाखों टन अनाज में बदल जाता है। और जब अनाज और सभ्यताओं की बात हो रही है, तो गंगा नदी का जिक्र आना तो लाजमी है। गंगा तो सिर्फ एक नदी नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जब देवप्रयाग में संगम करती हैं, तब जाकर गंगा का निर्माण होता है। और फिर ये पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार में पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है ना? हाँ, यहाँ से इसकी गति धीमी होती है। फिर इसमें बाएं और दाएं किनारे से कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यमुना तो है ही, साथ ही घाघरा, गंडक, कोसी। और नमामि गंगे मिशन भी तो इसी तंत्र को बचाने की एक बड़ी कोशिश है। बिल्कुल, और अंत में ये फरक्का के पास बट जाती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। हाँ, सुंदरी पेड़ों और रॉयल बंगाल टाइगर का घर। और ये डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। उत्तर भारत की इन दिग्गज नदियों के बाद जब हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी घाट एक नया ही भौगोलिक खेल रच रहा है। वो कैसे? मतलब पश्चिमी घाट एक मुख्य जल विभाजक है और ज्यादातर नदियां जैसे गोदावरी और कृष्णा पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? अच्छा, ये विद्रोही नदियां। हाँ, क्या ये किसी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का कमाल है,
जैसे पहाड़ों के बीच टूटा हुआ कोई लिफ्ट का शाफ्ट हो। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। लिफ्ट का शाफ्ट ही समझ लीजिए। नर्मदा और तापी जिस रास्ते पर बहती हैं, वो पठार की सामान्य ढलान नहीं है। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक हलचलों के कारण जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया था। जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। हाँ, नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है, इसी रिफ्ट वैली में फंसी हुई है। वह धुआंधार प्रपात बनाती है, संगमरमर की चट्टानों को काटती है। तापी भी सतपुड़ा श्रृंखला से निकलकर ऐसी ही घाटी में बहती है। तो क्या ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती? नहीं, क्योंकि ये कठोर चट्टानों में बहती हैं, इनके पास गाद नहीं होती है। इसलिए ये डेल्टा की जगह ज्वारन नदमुख यानी एस्चुएरी बनाती हैं और सीधे समुद्र में गिरती हैं। अच्छा, और जो नदियां नियम मान के पूरब की ओर बहती हैं? उनमें गोदावरी का आकार सबसे विशाल है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अरे वाह! और कावेरी नदी तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम बनाती है, जिससे मैसूर और बेंगलोर को बिजली मिलती है। तो ये बात हो गई बहते हुए पानी की, लेकिन जो पानी एक जगह ठहर जाता है वो भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए झीलों की दुनिया में गोता लगाते हैं। बिल्कुल, चलिए। मुझे ये गोखुर झील या ऑक्सबो लेक का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब और मजेदार लगता है। हाँ, वो तो है। मतलब कैसे एक विसर्प या मिएंडर बनाती हुई नदी अचानक अपना ही एक घुमावदार हिस्सा काटकर अलग कर देती है। ऐसा लगता है मानो उसने अपना ही एक हाथ काटकर एक नई झील बना दी हो। ये द्रव गति की मतलब फ्लूइड डायनामिक्स का कमाल है। घुमाव के बाहरी किनारे पर कटाई होती है और भीतरी किनारे पर गाद जमा होती है। एक समय आता है जब नदी सीधा शॉर्टकट ले लेती है और वो पुराना घुमाव कटकर गोखुर झील बन जाता है। लेकिन सारी झीलें ऐसे तो नहीं बनती ना? नहीं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ मानव निर्मित। जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो भूगर्भीय क्रियाओं यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से बनी है। और खारे पानी की झीलें? राजस्थान की मौसमी सांबर झील का उदाहरण ले लीजिए, जिसका उपयोग नमक बनाने में होता है। और हाँ, तटीय क्षेत्रों में बालू की पट्टियों से लैगून बनते हैं, जैसे छिलका और पुलिकट झील। और आर्थिक महत्व भी तो बहुत है इनका। बाढ़ रोकना, पर्यटन। गुरु गोबिंद सागर जैसी मानव निर्मित झीलें तो जल विद्युत के लिए भी काम आती हैं। बिल्कुल सही। नदियों और झीलों का ये विज्ञान अद्भुत है, लेकिन प्राचीन काल से ही इंसानों ने इन्हें अपने विकास का औजार बना लिया है और शायद यहीं से कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा शुरू होता है। सही कहा। नदियां हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लेकिन आज वे एक बड़े आधुनिक संकट से गुजर रही हैं। प्रदूषण का संकट। अगर मैं प्रदूषण के कारण नष्ट होती नदियों की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता यानी सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी की तुलना इंसान के इम्यून सिस्टम से करूं तो गलत नहीं होगा। एकदम सही तुलना है। मतलब जैसे हमारा शरीर कुछ वायरसों से खुद लड़ लेता है, वैसे ही नदी भी अपना कचरा खुद साफ कर लेती है। लेकिन आज हमने इसमें इतना औद्योगिक और सीवेज का जहर डाल दिया है कि नदी का इम्यून सिस्टम ही फेल हो गया है। मैं आपकी इस इम्यून सिस्टम वाली बात से पूरी तरह सहमत हूँ। प्राचीन काल के छोटे अधिवास आज बड़े शहर बन गए। हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है। लेकिन आज बढ़ती मांग के कारण पानी का आयतन घट रहा है और गुणवत्ता तो गिरी रही है। तो इसके बचाव के उपाय क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना या NRCP के बारे में मैंने पढ़ा था। हाँ, शुरुआत में 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP आया था। बाद में उसे NRCP के तहत बढ़ाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है। लेकिन सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर इकोसिस्टम को समझना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने हिमालय के गॉर्ज से लेकर सुंदरवन के डेल्टा तक और भ्रंश घाटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक नदियों के इस शानदार तंत्र को समझा। ये तंत्र सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का इंजन है। एकदम सच बात है। और मैं अपनी बात एक गहरे और कड़वे सच के साथ खत्म करना चाहूंगा। बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन संकट में है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। श्रोताओं को भी इस पर सोचना चाहिए। अगर ये नदियाँ सच में हमारे देश की नसों की तरह हैं और उनका अपना इम्यून सिस्टम, उनकी स्वच्छीकरण क्षमता लगातार फेल हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं जब ये नसें पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगी तो इस भौगोलिक शरीर का क्या होगा।
क्या हम विकास की कीमत अपने ही अस्तित्व को मिटाकर चुका रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि तथ्यों के आधार पर एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए